हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे एंड दिल्ली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 की जो मॉक टेस्ट थी 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू फॉर द डिले। अगर आपको कुछ भी डाउट है टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। I joined CISF in 2014. I passed out in 2015. I served as assistant commandant for 5 years. I previously worked as medical officer, classman gazetted with Government of Maharashtra. I am currently visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. And I am the director of the Pathfinders Academy and CPF Pathfinders Pune and Delhi. एंड 2018 में CPF असिस्टेंट कमांडर में 120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है मेरे यहाँ से, और 2019 में 80 से आसपास कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। आई हैव रिटन 3 बुक्स फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रा हिल पब्लिकेशन। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBBS एंड MA साइकोलॉजी। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी डिस्कशन करना है। सो 1 नवंबर CPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पाथफाइंडर्स का जो पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़ का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले जो 6 ऐसे थे, पहला ऐसे था फ्रीक्वेंट फायर फॉरेस्ट फायर्स इज द कैंसर टू द नेचर एंड ग्रीन हाउस गैसेस इज द कार्सिनोजन। प्ले स्पोर्ट्स स्टे हेल्दी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिसेंट चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, rising urbanization in India prospects and challenges, healthy diet myths and realities, and Advait Vedanta, the philosophy favored by modernists like Vivekananda and attracted Western attention. Arguments में था genetically modified fast growing and drought resistant plant varieties should be used for rapid afforestation and reforestation. And argument दूसरा था only electric vehicles should be allowed in cities. रिपोर्ट में था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। प्रेसी था, कॉम्प्रिहेंशन था, ग्रामर था। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में फ्री में मिल सकते हैं। हमारे जो नोट्स है पेपर 2 के अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको और स्ट्रैटेजिस्ट 1 2 3 4 ये भी आपको फ्री में मिल सकते हैं जो पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 का जो करंट अफेयर्स है, जो बुलेटिन है जनवरी से लेके अक्टूबर एंड तक, और एक कंपाइलेशन है 2020 का बुलेटिन नाम से, वो भी आपको CPF असिस्टेंट कमांडेंट या फिर क्रैक CPF या फिर CPF पाथफाइंडर्स, ये तीनों में से कोई भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है। इसमें फाइल्स में जाके सर्च कर लीजिएगा। इसके डिस्कशन में भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के में आपको ये दिखेगा। So frequent forest fires is the cancer to the nature and greenhouse gases is the carcinogen. So this essay is about why the greenhouse gases are causing the cancer and ultimately how we should deal with this. So frequent forest fires अभी आजकल बढ़ रहे हैं, अमेजोन में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए, इंडोनेशिया में भी होते रहते हैं, एंड ये हम लोग को कैंसर के साथ कंपैरिजन भी करना है। ये नेचर का कैंसर है। जैसे कि कैंसर होने के बाद धीरे धीरे आदमी का डेथ होते जाता है या फिर बहुत सीरियस हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसी तरह हम लोग को इसमें कंपेयर करना है कि ये नेचर का हेल्थ जो है, ये नेचर के लंग्स है, फेफड़े है, इनका कैंसर की तरह ही है, फॉरेस्ट फायर्स है। और जो कार्सिनोजेन मतलब जो कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट, ये जैसे कि टोबैको रहता है माउथ कैंसर में, लंग में माउथ टोबैको रहता है, लीवर कैंसर में अल्कोहल रहता है, वैसे ग्रीन हाउस गैसेस ये फॉरेस्ट फायर का कैंसर का कार्सिनोजन कैसे है इसमें डिफाइन करना है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप रीसेंट इंसिडेंसेस के बारे में बता सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, अमेजोन में हुए हैं फायर्स, और उसमें बहुत सारा ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा, महीनों महीनों चलता रहा, और उसके चलते जो धुआं उठा और जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात कर सकते हो। एंड यू कैन कंपेयर इनटू द इंट्रोडक्शन इट विद द
कैंसर इटसेल्फ। जिससे आदमी को कैंसर हो जाता है, या आदमी को होने वाले कैंसर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लंग कैंसर से कंपेयर करके इधर लेके आ सकते हो, या इन्वायरमेंटल और कोई भी डिजास्टर से स्टार्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट यू कैन स्टार्ट विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बॉडी पार्ट में बेसिकली ये सिंपल ऐसे है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। बॉडी पार्ट में यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्सिनोजेंस। अल्टीमेट रीज़न कैसे है फॉरेस्ट फायर्स के। सो फॉरेस्ट फायर्स के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, कुछ स्पोरेडिक रहते हैं और कुछ नेचुरल रहते हैं, बट अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग फॉरेस्ट फायर्स। इसके बारे में आपको लिखना है। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, कैसे कैसे एमिट होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। एंड आपको उसके बाद लिखना है कि हाउ द ग्रीन हाउस गैसेस आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, इससे क्या हो रहा है, पत्ते जल्दी सूख जाते हैं और पेड़ जो है सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एंड दे बिकम वल्नरेबल टू द फॉरेस्ट फायर्स, और इससे फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। तो कार्सिनोजेन से कैंसर कैसे हो रहा है, ये हम लोग ने यहाँ तक देखा। अभी हम लोग को इसका इम्पैक्ट भी बताना है। इम्पैक्ट में आप बता सकते हो एक्चुअली कैंसर से ये कैंसर और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस से और बाकी के जो चीज़ें हैं, इस सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, और बाकी के इम्पैक्ट जो है, जो पोल्यूशन हो रहा है, अगेन ग्रीन हाउस गैसेस जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जो ये साइकिल को विशियस साइकिल बोल कर देते हैं, साइक्लिकल नेचर में हो जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें ये बताना पड़ेगा कि ओशन जो है वो वार्म हो रहे हैं, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, ज़्यादा डिज़ास्टर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और बाकी के इम्पैक्ट भी बहुत सीरियस इसके जो फॉरेस्ट फायर्स है उसके इम्पैक्ट भी आपको बताने पड़ेंगे, और ये विशियस साइकिल के बारे में भी बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन क्या है अल्टीमेटली, अगर सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या कर सकते हो, अगर ग्रीन हाउस जैसे कि तंबाकू खाने से, टोबैको खाने से अगर कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग करने से कैंसर हो रहा है, तो हम लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे। सो प्रिवेंशन, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर दो। दूसरा, इसके जो ऑलरेडी हुआ है उसका जो अगर पहले से आप खा रहे हैं, तो प्रिवेंट करने के बाद अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट में क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रोकने के लिए हम लोग को अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये मेजर्स में मेनली इंटरनेशनल मेजर्स है, इंटरनेशनल अलायंस बनाना चाहिए, उसके साथ साथ जो ट्रीटीज़ है उसको डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, पोल्यूटर पेज इसको फॉलो करना चाहिए। ऑलरेडी UNFCCC इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। रियो समिट में जो बोला, क्योतो प्रोटोकॉल और पेरिस अकॉर्ड जो है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट, और इसके साथ साथ हम लोग को जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी है
और जो उसके साथ जो डेवलपमेंट चल रहा है, इट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड एनवायरनमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, ये कर देना चाहिए। और कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि ऐसा तो पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड अर्थ इज़ द ओनली नॉन हैबिटेबल प्लैनेट। गांधी जी का कोट यूज़ कर सकते हो, अर्थ इज इनफ फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। जल है तो कल है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड और कोई भी इसमें आप कोट्स यूज़ कर सकते हो। दूसरा वाला ऐसे था, प्ले स्पोर्ट्स एंड स्टे हेल्दी। दिस essay is about the importance of the exercise and sports in remaining healthy. So बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड essay, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा है, या इसके इंट्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डिसीजेस के बारे में बता सकते हो, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है। एक्सक्यूज मी, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस में कौन से डिसीजेस है? ओबेसिटी, हार्ट अटैक जो कॉमन हो रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसके बारे में, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में आप बता सकते हो। और इसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो है उसके बारे में बता सकते हो। अंडरस्टैंड इट, ये दोनों भी ऐसे, इसका पहला और ये ऐसे इंडिया के बारे में नहीं है, ये वर्ल्ड सिनेरियो में आपको लिखना है। कोई भी एक केस लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और बता सकते हो दिस इज हैपनिंग बिकॉज nowadays nobody is actually actively involved in sports and people are mainly living a sedentary life and hence their health is getting deteriorated. बॉडी में आप बता सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ द प्लेइंग स्पोर्ट्स, या फिर आप बता सकते हो हेल्थ क्या है। आप इधर भी जो WHO है उसका हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी लिख सकते हो। हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ क्या है? हेल्थ इज नथिंग बट इट इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट टोटल फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। इसके बारे में बता सकते हो। और इसमें बता सकते हो कि सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हेल्दी रहने के लिए पुराने टाइम पे जो लोग क्या किया करते थे, जो लोकल खेल खेला करते थे, लेकिन आजकल के भागदौड़ के नौकरी के ज़माने में लोगों को खेलने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है और फिजिकल एक्सरसाइजेस कम होते हैं। इसके चलते जो अनहेल्दीनेस वो बढ़ रहा है। सो अनहेल्दीनेस या फिर डिसीएस के बारे में लिख सकते हो। जो एक्सरसाइज नहीं खेलने से होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जॉइंट पेन, आपको पता है बहुत सारा, डायबिटीज मेलिटस है, बीपी है, हार्ट डिसीज है, ओबेसिटी है, ठीक है ना, स्टमक से रिलेटेड डिसीज है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। और ये डिसीज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हुए जा रहे हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स और हाउ दीज द स्पोर्ट्स कैन एक्चुअली इम्प्रूव द कंडीशन, हाउ स्पोर्ट्स कैन मेक यू हेल्दी। तो क्या क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्पोर्ट्स खेलने से, एनर्जी चैनलाइज होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो जल्दी ये हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, एंडोर्फिन्स है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये हार्मोन्स बढ़ते हैं। इससे अच्छा नींद आता है, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है, पूरा दिन भर एनर्जी रहता है और इसके साथ साथ पेन कम हो जाता है। ये जो स्पोर्ट्स है
इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको अल्टीमेटली हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो एंजाइटी और जो लोनलीनेस है उसके साथ कम होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब कुछ इसके साथ कम हो जाता है। और जो सोशल वेलबींग है इसके साथ, टीम स्पिरिट वगैरह, ये सब चीज़ें इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे तक लिखते नहीं चलेगा, आपको अगर स्पोर्ट्स खेल के हेल्दी होना है, ये सब कुछ पता है, तो आपको इसको प्रमोट भी करना आना चाहिए। सो प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द करिकुलम। कल्चर डेवलप करना है, सो स्कूल लेवल से ही कल्चर डेवलप करो। सिर्फ रिटोरिकल वे में नहीं लेना है कि हाँ है स्पोर्ट्स पीरियड लेकिन खेलने ही नहीं देते, ऐसा नहीं है। तो इसका करिकुलम में, स्कूल में कल्चर होना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने का। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाने चाहिए डेडिकेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करके देना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड्स है, गार्डन्स है, इवन एडल्ट, वेयर एडल्ट शुड बी एबल टू प्ले। तो उसके लिए एडल्ट को ये करने के लिए भी, खेलने के लिए भी जगह देना चाहिए, अवेलेबल करके देना चाहिए। इक्विपमेंट्स है, अवेयरनेस क्रिएट करो। अगर पॉपुलेशन हेल्दी रहेगा तो ही नेशन हेल्दी रहेगा। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। इसके बारे में अलग से मीडिया का इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, सोशल मीडिया का यूज़ किया जा सकता है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, ऑल द ऑफिसेस, स्पोर्ट्स, कोई भी एक चीज़ और गेम्स शुड बी मेड पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है। एंड कंक्लूजन में बता सकते हो कि स्पोर्ट्स हमारी धरोहर है। आज तो खेल नहीं रहे, कब से खेल रहे पूरी दुनिया में। आप ये ओलंपिक्स के स्टोरी से भी आप इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ये वाले ऐसे का। और इसके साथ साथ आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि स्पोर्ट्स तो सब जगह पे पहले से सभी खेला जाता है, और ये जो खेलने वाली जो चीज़ है, बड़े होने के बाद भी लायंस है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स को कभी भी कोई हेल्थ रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं। तो उनसे हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ। महात्मा गांधी जी का इसके बारे में कोट है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और हेल्थ से रिलेटेड और कोई कोट है उसको भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड ऐसे वॉज अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, रिसेंट चेंजेस एंड कंटिन्यूटी। सो चेंजेस एंड कंटिन्यूटी इज़ द की अबाउट दिस ऐसे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, या फिर आप इसमें हमारा जो लक्ष्मीकांत नाम का बुक है उसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया है। तो कंटिन्यूटी की पहले हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन हमेशा कॉमन रखना है, स्टैंडर्डाइज करना है फॉरेन पॉलिसी का। आप यहाँ पे चाणक्य से स्टार्ट कर सकते हो। आप इसके चाणक्य के कोट्स वगैरह लिख के आ सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर सकते हो, या रिसेंट कोई भी इंसिडेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या पंचशील या जवाहरलाल नेहरू जी के स्पीच से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। दिस एसे इज अबाउट इंडिया, सो यू हैव फ्रीडम टू चूज एनी कोट और एनी रेडीमेड इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इंडिया। बॉडी पार्ट में बेसिकली जो है, सबसे पहले लिखना है कि जो कंटिन्यूटी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ये कंटिन्यूटी के बारे में। सो कंटिन्यूटी के लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी का स्टार्ट हुआ, ये बैकग्राउंड में जो फॉरेन पॉलिसी हम लोग का स्टार्ट हुआ है, दैट इज मेनली इनिशियली इट वाज नेहरूवियन पॉलिसी। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नाम आ जाएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसमें आपका पंचशील आ जाएगा, और मीनिंगफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। फिर बाद में आपके इसमें आ जाएगा गुजराल डॉक्ट्राइन भी आ सकता है। नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी,
and how we started leaning towards the USA now. No first use and जो non-aggression is still part of the India's foreign policy which is continuous and हम लोग न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करेंगे. हम लोग हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से किसी के साथ भी ये कर सकते हैं. नाउ देर आर फ्यू रिसेंट चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. चेंजेस में वी हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लियर स्टैंड्स rather than ambiguous stance pro USA and the western world in the context of China. पहले हम लोग काफ़ी न्यूट्रल हुआ करते थे, अभी थोड़ा प्रो USA एंड प्रो वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. एंड जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वी आर रीथिंकिंग. और पहले हम लोग ये भी चीज़ें करते थे व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी. Now we are our foreign policy is more assertive. Foreign policy backed by strong military. जो हम लोग ने पाकिस्तान में जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक किए दो, एक पीओके में एक इधर, इवन चाइना के साथ डोकलाम में जो इशू हुआ या फिर गलवान में हुआ, हमने विड्रॉ करने से बिल्कुल मना कर दिया है उधर. सो वी आर नाउ आवर फॉरेन पॉलिसी इज फार मोर असर्टिव रादर देन न्यूट्रल एंड वी आर मूविंग फ्रॉम विथ मोर असर्टिवनेस. सॉफ्ट पावर से हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर कंट्री और रादर देन टुवर्ड्स अ लिटिल मोर हार्ड अप्रोच और असर्टिव अप्रोच. ये चेंजेस है इसमें और इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो. एनालिसिस वाले पार्ट में आप बोलोगे कि फॉरेन पॉलिसी किसी का कभी फिक्स नहीं रहता है. फॉरेन पॉलिसी इज जस्ट लाइक इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट. सो बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, वी शुड कीप फॉलोइंग फ्यू थिंग्स without compromising the dynamics of and sovereignty of taking our own decision. इसमें कर सकते हो. कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट. एंड इंडिया जो भी कर रहा है उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो और आप चाहते हैं तो थोड़े बहुत चीज़ें भी बता सकते हो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद जो चीज़ें हैं उसको भी यूज कर सकते हो. तो थोड़ा इनोवेटिव होना सीखो. जब आप आंसर लिख रहे हो ट्राई टू बी इनोवेटिव. राइजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट अबाउट द अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन रहता क्या है, या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन which is even more than the entire population of the United States of America is currently living only in cities. उसके बारे में भी बात कर सकते हो, पॉपुलेशन के बारे में या डेमोग्राफी का डेटा देके उससे भी बता सकते हो कि अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. देर आर वेरियस रीजन फॉर दैट. तो बॉडी पार्ट में बेसिकली आपको क्या बताना है, बैकग्राउंड एंड रीजंस कि अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है. लोग मीन्स अर्बन सेंट्रिक माइग्रेशंस क्यों हो रहे हैं, सिटीज में लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं. तो पुश फैक्टर पुल फैक्टर आप दोनों बता सकते हैं जो माइग्रेशन में रहते हैं. अर्बनाइजेशन में आप बता सकते हो कि लेकिन जो अर्बनाइजेशन जो है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन. ये हमारा कभी कभी जो अर्बनाइजेशन है ये माइंडलेस हो जा रहा है और ये जो अर्बनाइजेशन है अनप्लान्ड ज़्यादा है और जो अर्बनाइजेशन का पेस बहुत ज़्यादा है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नेंस उसमें बहुत कम पड़ रहा है. इसीलिए दिस हैज़ लेड टू फ्यू न्यूअर प्रॉब्लम्स लाइक सैनिटेशन, स्लम्स, अर्बन स्लम्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं
उसको दे दिया। उसका एग्जांपल दे सकते हो, धारावी इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम विच इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी, उससे भी बता सकते हो। पॉवर्टी, क्लीनलीनेस और डिसीज़ स्प्रेड हो सकते हैं, इसके भी बारे में बता सकते हो जो प्रॉब्लम्स है। नेचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बनाइजेशन। और उसके बाद जो अर्बनाइजेशन है, इसके अर्बनाइजेशन के कुछ, लेकिन ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस को अगर हम लोग ने ओवरकम किया तो ओवरकम करने के हम लोग प्रॉस्पेक्ट्स भी ओवरकम करने के सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं कि प्लान अर्बनाइजेशन करना है, रूरल एरिया में भी क्रिएट करना चाहिए, माइंडलेस या ऐसे ही माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी बता सकते हैं कि अगर सच में हम लोग ने अच्छे तरह से अर्बनाइजेशन किया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, पॉवर्टी हटाया जा सकता है, नेशन का डेवलपमेंट आराम से किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में लिख सकते हो। कंक्लूजन में बता सकते हो कि अर्बनाइजेशन इनएविटेबल प्रोसेस है, वो होता ही रहेगा इसके आगे, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्बनाइजेशन। गवर्नमेंट को अर्बन और रूरल एरिया दोनों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अर्बन एरिया में प्लान्ड वे में डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट को विजनरी होना पड़ेगा, प्लान्ड वे में डेवलप होना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रूरल एरिया में गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट देने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, इसके बारे में लिख सकते हो। तो दोनों डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा डिवाइड दोनों में नहीं होना चाहिए, अर्बन रूरल। हेल्दी डाइट, मिथ्स एंड रियलिटीज़। सो हेल्दी डाइट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसके बारे में पढ़ के रखो। डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स है। सो इंट्रोडक्शन, अगेन इट इज़ अबाउट हेल्थ। Health is not merely absence of disease, it is actually the complete physical, mental and social well-being of the individual। हेल्थ के बारे में WHO के बारे में लिख सकते हो, या फिर डिसीज़ की रियलिटी के बारे में लिख सकते हो, और बता सकते हो कि बॉडी हेल्दी रहेगा तो डिसीज़ आने के चांसेस कम हैं। यू कैन इवन स्टार्ट विद द कोविड-19 कि जो लोग वीक है, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें होने का चांसेस ज़्यादा है। So healthy diet is one of the important major reason behind many things, but most people are unaware of what healthy diet is. So body में आप लिखोगे कि healthy diet रहता क्या है। healthy diet myths। myths में क्या है, डाइट मतलब क्या रहता है, डाइट मतलब नहीं खाना, डाइट मतलब नो फैट्स, डाइट मतलब नो शुगर, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं, इसको जो डाइट के नाम पे किया जाता है, दिस इज़ नॉट व्हाट हेल्दी डाइट इज़। विदाउट एक्सरसाइज या सिर्फ बीट रूट या कैरेट रूट, जूसेस, अलग अलग जूसेस पीना, ये हेल्दी डाइट नहीं है। दीज आर नॉट द हेल्दी वेज ऑफ रिड्यूसिंग वेट, एंड वेट रिडक्शन, ओनली वेट इज नॉट हेल्थ। सो डाइट का फोकस सिर्फ वेट रिडक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका फोकस ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के ऊपर, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल इंडिविजुअल के ऊपर होना चाहिए। वेट should not only be a very narrow criteria for defining health। इसके बारे में आप लिख सकते हो बॉडी में। फिर आप जो मिथ्स है, वो मिथ्स के बारे में, रियलिटीज़ के बारे में लिख सकते हो कि व्हाट द हेल्दी डाइट इज। हेल्दी डाइट इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में, हमारा ट्रेडिशनल डाइट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो आप ऐसा डायग्राम भी निकाल सकते हो, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए। बैलेंस डाइट में सफिशेंट कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में आप बता सकते हो रोटी, ये वो चावल वगैरह होना चाहिए। फिर आप बता सकते हो कि इसमें प्रोटीन्स होने चाहिए। फिर आप बता सकते हो कि इसमें कुछ फैट्स भी होने चाहिए। आप बता सकते हो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल सोर्सेज भी होने चाहिए। आप बोल सकते हो फ्रूट्स होने चाहिए, आप बोल सकते हो नट्स होने चाहिए,
ये सभी चीज़ों से, मतलब जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए अलॉन्ग विथ, और ये बैलेंस्ड डाइट तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक एडिक्वेट वाटर नहीं होगा। तो क्वांटिटी याद रखना ज़रूरी नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी में ये सब कुछ रहना चाहिए, ये आप बोल सकते हो। और जो अनहेल्दी ट्रेंड्स है उनको हटा देना चाहिए। कभी भी खाना है, कुछ भी खाना है, जो सो कॉल्ड फास्ट फूड है, वो जो चीज़ें हाई फैट एंड हाई कार्ब कंटेंट वाला कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसको कम कर देना है। एंड रॉ एंड होल ग्रेन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया तो ये स्टमक के लिए, पेट के लिए या आपके हेल्थ के लिए सभी अच्छा है। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाइट, यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा डाइट से आदमी हेल्दी हो जाएगा। एंड कंक्लूजन अगेन हेल्थ के बारे में है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ गया तो कुछ नहीं, वेल्थ गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन हेल्थ गया तो सब कुछ गया। महात्मा गांधी को भी लेके आ सकते हैं, उनका एग्जाम्पल भी बता सकते कि हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, उतने उम्र में भी वो 10-10, 15 किलोमीटर ऐसे फास्ट चलते थे कि उनके पीछे लोग पीछे रह जाते थे, तो वो भी करते थे। दैट इज़ हाउ इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ इन इंडिया। स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस भी दे सकते हो, बट दिस ऐसे इज जस्ट अबाउट हेल्दी डाइट, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया। तो जो फ्रूट्स है, नट्स है, सब कुछ लोकल है, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, ये भूलो मत। ये टॉपिक को डिकोड करना सीखो, आपको फिर उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। ओके इसके बाद अद्वैत वेदांत, द फिलोसॉफी फेवर्ड बाय मॉडर्निस्ट लाइक विवेकानंद एंड अट्रैक्टेड वेस्टर्न अटेंशन, ये वाले ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना। आपको सच में वेदांता फिलोसॉफी पता है तो ही इसके बारे में लिखो, तो ही इसमें घुसो, अदरवाइज बिल्कुल मत घुसो। ऐसे वाले टॉपिक करना नहीं है, इसीलिए मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं, प्रेफरेबली अवॉइड करो अंटिल एंड अनलेस यू एक्चुअली नो अबाउट दिस टॉपिक्स। आर्ग्यूमेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फास्ट ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज शुड बी यूज्ड फॉर रैपिड अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। इंट्रोडक्शन कर दो, उसमें बता दो कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या रहते हैं, और आजकल काफ़ी जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं, और डिस्कशन में चल रहा है कि क्या ये अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट था वहाँ पे करते हैं, अफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे जगह मिला उधर करते हैं। फॉर में लिखना चाहिए कि क्यों क्या है, क्यों करना चाहिए, ये क्या है, फास्ट ग्रोइंग है। दूसरा ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तो कहीं पे भी सरवाइव करेंगे। अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन जल्दी हो जाएगा, लेस मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस या केयर बहुत कम करना पड़ेगा, लेस एक्सपेंसेस ऑन रिपीटेड प्लांटिंग, रिपीटेड प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी कम खर्चा हो जाएगा। सून कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जल्दी पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी मिल सकता है, other benefits, traits can also be introduced. रिक्वायर्ड ट्रेड्स जैसे अच्छा स्मेल आ रहा है या कोई दूसरे काम में आ रहा है, वो भी किया जा सकता है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में मिलेंगे। अगेंस्ट क्यों नहीं करना चाहिए,
एक तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, एक ही तरह के प्लांट लगाने से मोनोकल्चर से फॉरेस्ट फायर्स के चांसेस बढ़ते हैं। लोकल जो है वैरायटीज लॉस हो जाएगी, इन्वेजिव स्पेसीज बन सकती है, ये ग्रोथ रुक ही नहीं पा रहा है। वी नो वेरी लेस अबाउट जीएम क्रॉप्स एंड उसका मैन के ऊपर, नेचर के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट कैन इवन बी रिस्की। कंक्लूजन, सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहिए, एंड ओनली व्हेन इफ दे आर फाउंड सेफ देन वी कैन ट्राई दिस मेथोडोलॉजी। दिस कैन बी पनाशिया और रामबाण इलाज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए हो सकता है। ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुड बी अलाउड इन सिटीज, इट इज़ वेरी ईजी आर्ग्यूमेंट। इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या क्या है वो लिखना है। इट इज़ सिटीज़ की बात कर रही है, चल रही है। फिर फॉर में आपको लिखना है सिटीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा है, कंट्रोल हो जाएगा। ऑलरेडी हाई पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट बनना सीखो, छोटे पॉइंट से एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल है क्योंकि इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ अच्छा रहेगा, सिटीज़ में इम्प्रूव हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कम रहते हैं, थोड़े महंगे रहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, सिटीज़ में ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा और बार बार रेगुलरली उसको चेकिंग का भी ज़रूरत नहीं है। और चार्जिंग पॉइंट्स बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटीज़ हमारे क्लीन रहेंगे, क्लीनर सिटीज़, काला काला धुआं नहीं रहेगा, क्लीन रहेंगे। अगेंस्ट इनिशियली वेरी एक्सपेंसिव, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। दूसरा, इवन विलेजेस आर पोल्यूटिंग। तीसरा, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। चौथा, जो बैटरीज है ई वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका बंदोबस्त नहीं है। पांचवा, उसका रेंज कम है व्हीकल का। छठा, उसके साथ साथ धीरे धीरे उसका डेंसिटी भी बढ़ता ही जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसमें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और सिर्फ कुछ ही पोल्यूशन को एड्रेस करता है। लॉन्ग टर्म में वो भी डेंजरस है। और ऐसा बोल सकते हो कि जो पावर जनरेट होता है वो तो कोल से या गैस से ही हो रहा है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा जो चार्जिंग के लिए यूज़ हो रहा है।
ठीक है ना, सिटी क्लीन रहेंगे लेकिन गांव गंदे रहेंगे, अल्टीमेटली उधर ही आएगा। कंक्लूजन, सिटी में और गांव में दोनों जगह पे होना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली प्रमोट करते करते आफ्टर 10-15 ईयर्स मैंडेटरी हो जाना चाहिए। इसके बाद रिपोर्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इजी रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दे सकते हो, व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, और या फिर कोई भी रिसेंट रिपोर्ट से लिख सकते हो। बॉडी में बैकग्राउंड एंड व्हाई नीडेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इन डिटेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कैसे करना है, कैसे करना है इसमें आपको लिखना है सब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के, उसको अचीव करना चाहिए, सभी लोगों ने प्रमोट करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, स्कूल करिकुलम में लेके आना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड कंक्लूजन, इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and all the countries should focus on it. This is not about India. Secularism is in India. Indian secularism is a positive form of secularism. So आपको इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में हमारे डाइवर्सिटी के बारे में लिख सकते हो, या फिर इंडियन सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन के बारे में लिख सकते हो। बॉडी पार्ट में व्हाट इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, Indian secularism, or recent controversy means whether secularism was original part of the constitution, constitutional provisions कि फंडामेंटल राइट में सेक्युलरिज्म ऑलरेडी है, इवन दो द वर्ड इज इंसर्टेड लेटर थ्रू 42nd अमेंडमेंट। In conclusion, Indian secularism is a positive form of secularism which is needed for India. इंडिया के लिए यही अच्छा है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया के लिए वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पढ़ो और उसको करो। जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करो। पैसेज भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसका प्रैक्टिस करो, आपको आंसर इसके मिल जाएंगे। ओके, ये डिस्कशन इतना ही है। जल्दी मैं आपको 8 तारीख का भी डिस्कशन विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज लेके आ जाऊंगा। कोई भी दिक्कत है तो ये जो नंबर है इनके ऊपर कॉल कर सकते हो। हम लोग नया बैच प्लान कर रहे हैं जनवरी से, पेपर 1 और पेपर 2 का पुणे और दिल्ली में ऑफलाइन। अदरवाइज ऑनलाइन बैचेस हमारे अनअकैडमी पे चल रहे हैं। यू कैन यूज माई रेफरल कोड प्रशांत YT10। ये रेफरल कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप अनअकैडमी के ऊपर मेरे फ्री सेशंस भी चल रहे हैं शाम को 7 बजे, और 8:15 को प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं। यू कैन ज्वाइन देम, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी के लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैक CAPF, इसमें आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे। मेरा क्रैश कोर्स भी अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो गया, 15 दिन का आप चाहिए तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, और प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं। ये पेड कोर्स है, आपको मंथली 1600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और वो जो प्रशांत YT10 रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 1440 में आपको ये मिल सकता है। जो करंट अफेयर्स है, इसके जो भी जितने भी नोट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके ले सकते हो। दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you very much. Jai Hind. If you have any query, just call on the numbers provided. Thank you. Jai Hind.